आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का संबंध। इससे पहले हम लोग कार्तीय गुणन गुणन पढ़ चुके हैं, समुच्चय पढ़ चुके हैं, अंतराल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय गुणन का। कार्तीय गुणन भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध। समुच्चय का ही एक भाग होता है संबंध एवं फलन। कक्षा 12 में पहला चैप्टर है, तो उसी के बेसिक कंसेप्ट को अभी पढ़ रहे हैं। संबंध संबंध क्या होता है? तो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। इससे पहले हम लोग और भी टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए पढ़ते हैं। संबंध क्या होता है? कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। ये कार्तीय गुणन क्या होता है? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है, इसमें अवयव हैं 1 2 3, इसमें 3 है। ऐसे ही मान लीजिए कोई समुच्चय बी है, इसमें भी 2 अवयव हैं ए और बी। इसका कार्तीय गुणन क्या होगा? ए का कार्तीय गुणन बी। इसे क्या पढ़ते हैं? ए का कार्तीय गुणन बी। इसमें ए का अवयव पहले रहेगा, ए पहले लिखे हैं तो ए के ये सारे अवयव पहले रहेंगे, फिर बी वाले। तो ये हो जाएगा 1 कामा ए, फिर से 1 कामा बी, ये फिर से 2 कामा ए, उसके बाद 2 कामा बी, फिर से 3 कामा ए और 3 कामा बी। ये उसका कार्तीय गुणन हुआ, ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन। इसे क्या पढ़ते हैं? ए का कार्तीय गुणन बी। 1 कामा ए, 1 कामा बी, 2 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा ए, 3 कामा बी। ये सब क्या है? तो इसके समुच्चय। इसमें कितने अवयव हैं? तो 6। 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। ये हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जैसे n, ए का कार्तीय गुणन बी और n बी का कार्तीय गुणन ए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। n ए का कार्तीय गुणन बी, बी का कार्तीय गुणन ए। ऐसे ही n ए का कार्तीय गुणन बी में अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो n ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या, ये दोनों का गुणनफल इसके अवयवों की संख्या की इक्वल होते हैं। अब इसके बाद और भी आज टॉपिक पढ़ते हैं। ये सब तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, आज कुछ नया पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया कार्तीय गुणन। अब इसमें उपसमुच्चय क्या होता है ये देखते हैं। जैसे एक उपसमुच्चय 1 कामा बी भी हो सकता है, 1 कामा बी, ये एक उपसमुच्चय हो गया। वैसे ही ये भी हो सकता है 3 कामा ए, ये सब उपसमुच्चय हैं। वैसे ही इसमें 2 भी हो सकते हैं। जैसे देखिए एक ये 2 भी हो सकते हैं, 2 कामा ए और दूसरा 3 कामा ए। इसमें 2 भी अवयव हो सकते हैं। ये रहा उपसमुच्चय। अब देखते हैं उपसमुच्चय इसके आगे से इसको लिखा कैसे जाता है, ये देखते हैं। संबंध, संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। इसी से संबंध को किससे दिखाया जाता है? तो संबंध को आर से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? संबंध को आर से दिखाया जाता है। इंग्लिश में संबंध को रिलेशन कहा जाता है, इसीलिए संबंध को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो प्रदर्शित करते हैं आर से। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए हम लोग संबंध को लिखते कैसे ये देख लेते हैं। तो संबंध आर डबल डॉट ए टू बी, इसका मतलब ए से बी में। आर एक संबंध है जो ए से बी में परिभाषित है, इसको पढ़ेंगे। फिर से दूसरा कैसे लिखते हैं? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैपिटल आर स्मॉल बी बराबर आर डबल डॉट ए रो रहेगा बी के तरफ। इसका मतलब क्या है कि ए के अवयव पहले हैं, बी के अवयव बाद में हैं। अब इसको जैसे किसी भी संबंध में अवयव कितने होते हैं, उसके कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे ये एक समुच्चय है, ये हमारा एक कार्तीय गुणन हो गया, तो इसमें कितने संबंध बनेंगे वो हम देखते हैं। देखिए संबंधों की संख्या कितनी होती है? तो कुल संबंधों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, कुल संबंधों की संख्या। कुल संबंधों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो 2 के पावर n, ए का कार्तीय गुणन b। मतलब जितने उसमें ये संख्या होंगी अवयवों की संख्या कार्तीय गुणन में,
वो 2 के पावर कर देंगे और उसका जो मान आएगा वही आंसर होगा। जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 2 का पावर 6 64 हो जाता है। अब देखिए एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला 2 के पावर n, ए में अवयव की संख्या इंटू n, बी में अवयव की संख्या, दोनों का गुणा कर देंगे और 2 का पावर कर देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ए में कितने अवयव हैं 3, बी में कितना है 2, तो जैसे 2 का पावर 3 गुणे में 2 तो कितना आएगा 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होता है 64। अब इसके संबंधों को कौन कौन से संबंध हैं 64, ये तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 64, इसलिए हम लोग कोई छोटे से उदाहरण देके उसमें देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे ए है, इसके अवयव क्या है 1 और 2, बी है तो इसमें 5 है, ये छोटा सा उदाहरण लिया। अब इसमें इसको हम लोग हल करके देखते हैं। जैसे देखिए ए का कार्तीय गुणन बी क्या होगा, ए का कार्तीय गुणन बी में एक बार 1 के साथ 5, दूसरी बार 2 के साथ 5। अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है n, एक का कार्तीय गुणन बी कितने हैं 2 है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या, इसके लिए अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा है 2 के पावर n ए का कार्तीय गुणन बी, मतलब ए का कार्तीय गुणन बी में जितने अवयव हैं वो 2 के पावर कर देंगे और हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर कितने हैं 2, तो 2 का पावर 2 कितना आएगा 4। अब इसमें कौन कौन से 4 बनेंगे वो देख लेते हैं। 4 इसमें कौन कौन से बनेंगे, पहला बनेगा हमारा, जैसे मान लीजिए पहला है R1, R1 क्या बनेगा, तो R1 हमारा बनेगा, R1 लिखेंगे, फिर से 2 बिंदु लिखेंगे, उसके बाद से ए बी, मतलब पहले ए होगा फिर बी होगा, और इसमें पहला हो जाता है ऐसा समुच्चय, मतलब जिसमें कोई अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय इसे कहा जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, हम पढ़ाएंगे संबंधों के प्रकार, उसमें देखेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। ये हम हो गया हमारा R1, ऐसे ही R2 होता है, R2 क्या होता है, तो R2 डबल डॉट ए बी को परिभाषित करता है, उसके बाद से इसमें से एक लिख लेंगे, क्या होगा वो हमारा, तो 1,5, ये हो गया एक। दूसरा ऐसे ही R3 लिख लेंगे, तो R3 डबल डॉट ए ऐसे बी, फिर से इसमें क्या होगा, तो इसमें दूसरा वाला लिख लेंगे 2,5, ये हो गए हमारे 3। कितने बन रहे हैं कुल, तो कुल बन रहे हैं 4, 3 बना लिए। अब चौथा वो समुच्चय खुद ही होता है, दोनों अवयव इसमें आ जाएंगे, R4 ए बी, इसमें दोनों एलिमेंट हो जाएंगे, तो 1,5, दूसरा हो जाएगा 2,5, ये हो गए हमारे 4 अवयव। एक ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरा तरीका, जैसे ये कम अवयव है तो ऐसे लिख लेंगे। एक और इसको तरीका होता है लिखने का, वो भी लिख लेते हैं। उसको कैसे लिखते हैं तो अभी हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे देखिए ये R1 है, तो पहले R1 का लिख लेते हैं, R1 का लिखते हैं R1 डबल डॉट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x, y। अब ये x कहाँ से आ रहा है, तो x को दिखाना पड़ेगा कि a का है, x a का एलिमेंट है, और ऐसे ही y किसका एलिमेंट है, b का, y एलिमेंट है b का, और इसमें कुछ भी ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर हमने 10 लिख दिया, x प्लस वाई बराबर 10, और मझला कोष्टक बंद कर दीजिए। अब x प्लस वाई बराबर 10, x का मान क्या है, x का मान है, इसमें 3 है, एक है, एक 2 है, एक 5 है, तब किसी 2 को जोड़ेंगे आप तो 10 नहीं हो पाएगा। 5 और 1 कितना होगा 6, 10 नहीं हो पा रहा है। 5 और 2 कितना होगा 7, तो ये भी हो सकता है x प्लस वाई बराबर 10। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जिससे कि ये यहाँ पे कोई जोड़ा ही ना बने, जिससे खाली रह जाएगी। x प्लस वाई बराबर 10, या आपको मन करे तो x प्लस वाई बराबर 9, या x प्लस वाई बराबर 11, या x प्लस वाई बराबर 0, आप जो मन करेगा वो लिख सकते हैं। या x माइनस वाई बराबर 8, ये भी लिख सकते हैं आप। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा।
तो ऐसा लिख देंगे जिससे कि यह रिक्त समुच्चय हो जाए। तो एक ये तरीका हो गया हमारा लिखने का, और ये दूसरा तरीका। ये पहला है, ये दूसरा तरीका। अब देखिए R2 को कैसे लिखा जाता है। तो R2 को भी ऐसे लिखते हैं, R2 कैसे लिखते हैं, मझला कोष्टक, यहाँ पे x, y। अब x को दिखाना पड़ता है कि x किसका एलिमेंट है, तो x है a का एलिमेंट, x है a का एलिमेंट, y किसका एलिमेंट है, तो y है हमारा b का एलिमेंट। अब उसके बाद से ऐसा पेयर बनाना है जिसमें ये 1 और 5 आ जाए। तो जैसे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर, मतलब 1 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, -4। तो ये हो गया हमारा R2 दूसरे तरीके से लिखने की विधि। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, x, y, x किसका एलिमेंट है, तो a का, y किसका एलिमेंट है, b का, x माइनस वाई इक्वल टू -4, और x माइनस वाई केवल यही पेयर बनेगा, 5 में से 1 जाएगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4, अब 2 में से 5 जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये पेयर नहीं बन रहा है, केवल यही अंक यहाँ पे बन रहा है। अब ऐसे ही R3 और R4 को भी देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा R1 और R2। अब लिखेंगे R3 को। देखिए R3 को कैसे लिखेंगे, तो R3 हमारा क्या था, R3 डबल डॉट ए एरो बी, फिर से R3 में 2 और 5 था, तो ये हो गया हमारा 2 और 5, ये हो गया हमारा R3। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था ऐसे हमने लिखा था। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। R3 इक्वल टू मझले कोष्टक में x, y, x और y क्या है, तो x है a का एलिमेंट, y क्या है, तो y है b का एलिमेंट। अब x a का एलिमेंट हो गया, y b का एलिमेंट हो गया। अब 2, 5 है, तो इसका पेयर बना देंगे। जैसे मान लीजिए कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 29। x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29। तो ये हमारा हो गया दूसरा तरीका लिखने की विधि। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29, या ये भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -21। 4 में से 25 जाएगा तो -21 बचेगा, यह भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही R4 भी लिखने की विधि देख लेते हैं। R4 को कैसे लिखा जाता है। R4 को पहली विधि क्या होती है जो अभी हम लोगों ने लिखा था, ए बी, फिर से इसको कैसे लिखेंगे, तो उसमें स्वयं ये दोनों आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट 1, 5, दूसरा एलिमेंट हो गया 2, 5। अब ये मझला कोष्टक बंद। अब इसके बाद से इसे दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं तो वो देख लेते हैं। R4 इक्वल टू, R4 ये नाम है कि मतलब चौथा संबंध हम लोग दिखा रहे हैं। R4, अब यहाँ पे मझले कोष्टक में x, कामा में y, छोटे कोष्टक में फिर से x क्या है, तो x हमारा a का एलिमेंट है, y क्या है, तो y हमारा b का एलिमेंट है। x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है। इसके बाद से x a का एलिमेंट हो गया, y b का एलिमेंट। अब क्या है, 1, 5, 2, 5। तो इसमें क्या दिखाएंगे कि जैसे मान लीजिए x माइनस वाई मोड में कर देते हैं। मोड में कोई भी मान कुछ भी आए वो धनात्मक हो जाता है, ऋणात्मक भी आए तो धनात्मक, और धनात्मक आए तो धनात्मक रहेगा ही। अब x माइनस वाई, 1 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 2 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे कि या तो 3 से बड़ा हो या तो 3 के बराबर हो। ये हो गया हमारा चौथे संबंध के लिए। अब 4 संबंध दिखा दिए हैं। ये रहा हमारे संबंध। संबंध को लिखते कैसे हैं और कितने संबंध बनाए जा सकते हैं ये कैसे मालूम चलता है, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर n, a का कार्तीय गुणन b, या 2 का पावर n, a में अवयवों की संख्या, a में एलिमेंट की संख्या कितनी है 2, b में एलिमेंट की संख्या कितनी है 1, तो 2 का पावर 2 गुणे में 1 भी हो जाता है, 2 का पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी आती 4। ये रहा हमारा 4 रिलेशन, इसमें बनते इस तरीके से। ये कहाँ से 4 आता है, तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया। अब संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये आज हम लोगों को आज के वीडियो में देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के। पहला होता है हमारा रिक्त संबंध, दूसरा सर्वात्रिक संबंध, तीसरा तत्समक संबंध, चौथा स्वतुल्य संबंध, पांचवा सम्मित संबंध, छठवां संक्रामक संबंध, सातवां तुल्यता संबंध। अब
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इन संबंधों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी धन्यवाद आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए। एक बार और बता देता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।